नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं आपके साथ है सुष्मिता राज। और आज के इस डिबेट में सबसे खास बात आदिवासियत की और आदिवासी वोटों की, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में ट्राइबल सीटों पर मिली हार के बाद बीजेपी आक्रामक जरूर है। संताल में बदली रही डेमोग्राफी को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और वहीं हूल दिवस के मौके पर भी बाबूलाल मरांडी ने इसके संकेत भी दिए और बाबूलाल के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वापस से अपने तमाम अतिथियों से आपको मिलाते हैं। संताल में घट रही आदिवासियों की जनसंख्या। घटती जनसंख्या पर बाबूलाल ने जताई चिंता। सरकार से की एसआईटी गठन करने की मांग। 1951 में आदिवासियों की जनसंख्या 44.69%। 2011 में आदिवासियों की जनसंख्या 28.11%। 1951 में मुस्लिमों की जनसंख्या 9.44%। 2011 में मुस्लिमों की जनसंख्या 22.73%। क्या खत्म हो जाएगा आदिवासियों का अस्तित्व? बाबूलाल की मांग पर कांग्रेस का पलटवार। हूल दिवस पर सियासत में नई बहस की शुरुआत। हूल दिवस पर संताल की सियासत में नई बहस की शुरुआत हुई है। आदिवासियों की तेज गति से घटती जनसंख्या पर बाबूलाल मरांडी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.69% थी, जो 2011 में 16% घटकर 28.11% हो गई है। मुस्लिमों की आबादी 1951 में 9.44% थी, जो 2011 में बढ़कर 22.73% हो गई है। मरांडी ने कहा कि अगर इसी तरह जनजातीय समाज की आबादी घटती रही तो आजादी के 100 साल और हूल आंदोलन के लगभग 200 साल पूरा होते होते संताल जनजातीय समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 51 में ट्राइबल की पॉपुलेशन 44% थे, 44.67% थे। लेकिन आज 2011 में आकर के ये जो पॉपुलेशन है 28.11% आकर के, और उसी प्रकार से अगर बाकी की पॉपुलेशन देखेंगे तो अन्य पॉपुलेशन उस समय 45% थी, वो आज 49 है। करीब करीब वो स्टैटिक्स ही है, अलग अलग। लेकिन उसमें से एक मुस्लिम पॉपुलेशन है जहां वो 9% उस समय थी, आज की तारीख में 22.73% है। अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती चली गई और आदिवासियों की जनसंख्या घटती चली गई तो आने वाला 25 साल यानी आज़ादी का जब हम 100 साल की जश्न मनाएंगे और सिद्धू कानू आंदोलन का लगभग 200 साल पूरा होने को होगा, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो उस समय से संथाल परगना में संथालों का, आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त होते दिख रही। और इसलिए आज के दिन मैं सरकार से जरूर मांग करूंगा कि भाई आप राज्य सरकार को एक एसआईटी गठित करके और इसकी सरकार को जांच करानी चाहिए। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें क्यों याद नहीं आई कि संताल में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। आदिवासियों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, स्वाभाविक तौर पे आदिवासियों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से आदिवासियों की संख्या कैसे बढ़ेगी? ये तो बाबूलाल जी को तय करना चाहिए कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक तौर पे ये चिंता आज उनको सता रही है। हमें लगता है कि लोकसभा चुनावों का हार बिल्कुल बेचैन कर दिया है इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और बाबूलाल जी को, क्योंकि बाबूलाल जी का नेतृत्व इस राज्य के आदिवासी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब आदिवासियों की चिंता उनको सता रही है। हमें ये लगता है कि अब आदिवासियों के नाम पर बाबूलाल जी को राजनीति करनी बंद कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति मणिपुर की घटना पर एक शब्द नहीं बोल पाया,
वो आज आदिवासियों की जनसंख्या की चिंता कर रहा है। लोकसभा चुनाव में ट्राइबल सीटों पर मिली हार के बाद बीजेपी नई रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव में उतरना चाह रही है। यही वजह है कि संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को एक बार फिर आदिवासी जनसंख्या के आधार पर राजनीति कर अपनी पैठ को मजबूत करना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका रुख करा लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रतुल शाहदेव प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अमूल्य नीरज खलको जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। हमारे साथ जेएमएम के मोहन कर्मकार जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रेम शाही मुंडा जी आदिवासी नेता हैं जो कि हमारे साथ आज इस डिबेट में अपनी बातों को सामने रखेंगे। सबसे पहला सवाल बीजेपी से लूंगी, क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से एक बयान सामने आता है प्रतुल जी, और कहते हैं कि एसआईटी का गठन होना चाहिए और आदिवासियों के अस्तित्व को बचाना चाहिए। और सवाल वही है कि आखिर जब आदिवासियों के अस्तित्व के बचाने की बात बीजेपी आज कर रही है, तो जब आपकी सरकार थी तब आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया, और उस वक्त आदिवासियों की चिंता आपने क्यों नहीं की? देखिए सुष्मिता, सबसे पहले आज हुल दिवस है। सबसे पहले हुल दिवस में जो महान क्रांतिकारी थे, सिद्धू कान्हू, फूलो जानू की बात करें, चांद भैरव की बात करें, सबकी शहादत को हमारा नमन। और देखिए, सामान्य तौर पे कहते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 में था, लेकिन बाबा तिलका मांझी ने तो 18वीं शताब्दी में ही अंग्रेज कमिश्नर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, भागलपुर कमिश्नरी पर अटैक करके। तो उससे काफी पहले जो यहाँ झारखंड में थी वो मशाल जल चुकी थी आजादी की। और सिद्धू कान्हू की क्या कहना, वो 40,000 लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ। जब अंग्रेजों ने ज्यादती की तो उसके बाद जो भीषण युद्ध हुआ तो इन सबों की शहादत हो गई। 20,000 के आसपास संथालियों ने अपनी आहुति दी थी प्राणों की। तो आज सबको हमारा नमन। और आपकी बात पर लौटते हैं, देखिए जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली है, और ये डेमोग्राफी लास्ट सेंसस जो हुआ है कास्ट बेस्ड सेंसस था, जिसको कांग्रेस सरकार ने अप्रत्याशित रूप से 2011 में जातिगत आधार पर कराया, लेकिन उस सेंसस में जातिगत डेटा को पब्लिश नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर दिया कि फ्यूचर की भी सरकारें होंगी उनके लिए कोई स्कोप नहीं छूटेगा। देखिए 1951 का सेंसस 2011 का सेंसस 11 के बाद 21 में होना था, वो इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि उस समय कोरोना काल था, और उसके बाद अभी तक सेंसस हुआ नहीं है। 1951 के सेंसस में आदिवासियों की जनसंख्या अगर आप देखेंगे संथाल परगना में, जैसा बाबूलाल जी बता रहे थे, 44.67, और ये भारत सरकार के आधिकारिक जनगणना के आंकड़े हैं। आदिवासियों की जनसंख्या 44.67% थी 1951 में, जो घटकर सुष्मिता 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था उसमें 28.11 हो गई, यानी 16% के आसपास आदिवासियों की जनसंख्या घट गई थी। और मुसलमानों की जनसंख्या पे आने से पहले अन्य की जनसंख्या देख लें। अन्य की जनसंख्या 1951 में 45.9% यानी 46% के आसपास थी, जो 2011 में बढ़कर 49.2% हो गई, यानी 2% 3% की वो बढ़ोतरी हुई अन्य में। लेकिन मुसलमानों का जो जनसंख्या उसमें विस्फोट हुआ, वो इस कदर कि 1951 में 9.44% था, और वो बढ़कर 2011 में 22.73% हो गया। अब आप बताएं कि इतना बड़ा जनसंख्या का विस्फोट क्या संभव है? ये इसलिए संभव हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि ये इसमें इन्फिल्ट्रेशन भी है, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी है, रोहिंग्या भी हैं, और तमाम तरीके से लोगों को यहां पर बसाया गया, आइडेंटिटी कार्ड दिया गया। 1951 से 2011 के बीच किसकी सरकारें थी केंद्र में, किसके जिम्मे बॉर्डर की जिम्मेवारी थी, ये बताने के लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं था। 60 वर्ष तक लगभग कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ऐसा इन्फिल्ट्रेशन हुआ। और झारखंड की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही डैमेजिंग लेटर है जो इनके स्पेशल ब्रांच का, वो 2 जून 2023 का सुष्मिता जी है, जो इन्होंने सभी उपायुक्त झारखंड को, सभी मैं दिखाना चाहूंगा, सभी उपायुक्त और सभी आरक्षी अधीक्षक को लिखा है। और इसमें इन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य में संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश करने की सूचना है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, प्रतुल जी सवाल यही है ना कि ये लेटर, ये मुझे 20 सेकंड में चिंता? सुष्मिता सिर्फ इस लेटर के अंश को पढ़ने के लिए, ये इन्हीं के सरकार के कार्यकाल का पिछले वर्ष का लिखा हुआ स्पेशल ब्रांच का लेटर है, जिसमें वो साफ मेंशन कर रहे हैं कि इनको पहले संथाल परगना के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों को, उसके बाद इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और उनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है, और फिर साजिश के तहत उन्हें बसाया जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टमैटिक रूप से वोट बैंक की राजनीति में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को मदरसों में लाकर संथाल परगना में बढ़ाया जाना। संथाल परगना में मदरसों और मस्जिदों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई?
1951-2011 के बीच की मैंने आपको जनगणना दिखा दी। जी। और सिर्फ एक पाकुड़ जिले का छोटा आपको उदाहरण देता हूं। 2001 की यहां बात करें तो आदिवासियों की संख्या 46.6% थी। 10 वर्षों में वो घटकर 42% हो गई, 4% घटा। ये मौजूदा समय, ये हाल का 50-60 वर्षों का नहीं बोल रहा। और मुस्लिमों की आबादी 32% थी, वो बढ़कर 35.8 यानी 36% हो गई। 4% आदिवासी घट रहे, 4% मुस्लिम घट रहे। ये कैसा साहब, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और इनको सरकारी दस्तावेज के साथ सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के सरकार कारण पर आपने सवाल किया तो मोहन कनकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएमएम से, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। मोहन कनकार जी, एसआईटी के गठन की जांच की मांग की जा रही है इस पर, और साथ ही साथ देखिए आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा बता रही है बीजेपी। देखिए मैम, आज ये हुल क्रांतिकारी दिवस है और इस हुल दिवस के शुभ अवसर पर हम सबसे पहले वीर सपूत सिद्धू कानू फूलो झानो को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज की जो ये डिबेट है आपका, जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं और जो बीजेपी के प्रवक्ता का जिस तरह का इस पर सवाल है, निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा शासन में थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार 10 सालों से वर्तमान यहाँ थी। अभी उसका तीसरा कार्यकाल चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में देश का सारे बॉर्डर एरिया जो कहा जाता है, ये सारे सेंट्रल एजेंसी के हाथों में रहता है। जहाँ पर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सारे फोर्सेस जो सेंट्रल फोर्सेस है, एक प्रकार से देश की सुरक्षा करना, इस सीमाओं की सुरक्षा करना उनके हाथों में है। अब किस तरह से कौन घुसा नहीं घुसा या ये जो सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो इसके जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेना चाहिए कि उससे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये सुरक्षा देने में ये कमी महसूस हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज देश की सीमाएं हमारे सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। दूसरी बात है कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, अन्य जातियों की संख्या बढ़ रही है। निश्चित तौर पर आज ये बहुत ही दुख का विषय भी है एक प्रकार से, और ये कहाँ से किस तरह से कम हो रही है, कहाँ क्या कमी है और कहाँ पर कैसे ये किया जाए, हमको लगता है इसमें सभी लोगों को मिल करके इस चीज़ को ये करना चाहिए। हम किसी तरह से कोई आंकड़ा को देख करके, ठीक है सरकारी आंकड़ा हो चाहे जो भी हो, उसको हम कैसे अपडेट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कहाँ पर किस तरह से क्या कमी है, पिछली सरकार ने क्या कमी किया है, हमारी सरकार में उसको कहाँ तक संज्ञान में लेकर के काम कर रही है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मोहन कनकार जी, आपकी सरकार के पास समय बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार कार्यक्रम हो रहे, समय आपके पास बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर बीजेपी किसी मुद्दे को उठा रही है और एसआईटी के गठन की जांच की मांग कर रही है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए मैडम, ये बात सही है कि हमको राज्य के भीतर में सत्ता में आने के बाद बहुत कम समय मिला इसे राज्य को चलाने के लिए। इसमें हम लोग कोरोना काल को भी हम लोग पार किए, उसको भी हम लोग किस ढंग से संभाले, ये सारे लोगों के सामने है। और जो चुनाव अभी लोकसभा का पार हुआ, इसमें भी देखें कि लोकसभा में समय कितना चला गया। अब हमको लगता है कि विधानसभा का चुनाव भी बहुत जल्द इसकी भी घोषणा होने वाली है। तो समय तो ये बात सही है कि बहुत हमारे पास कम है, लेकिन कम समय में हम राजहित के लिए, राज्य के लोगों के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, सरकारी योजनाओं को हम धरातल पर कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा उतार सके और लोगों को कितना इसका लाभ पहुंचा सके, इस पर भी हम ध्यान देंगे। और जो सवाल मान लीजिए उठ रहा है, अगर सही सवाल है, जेन्युइन सवाल है, उचित प्लेटफॉर्म पर अगर ये बातें आती है, तो निश्चित तौर पर सरकार भी इन बातों को संज्ञान में लेते हुए इस पर भी काम करने का प्रयास करेगी, ताकि राज्य हमारा सुरक्षित रहे, राज्य के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। राज्य में चाहे किसी भी जाति, किसी भी समाज के लोगों की ये संख्या घटनी नहीं चाहिए, इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन जहाँ कहीं भी जो भी बातें हैं, सारी चीज़ों पर राज्य सरकार की एक प्रकार से ध्यान रखी हुई है, उनके संज्ञान में है और निश्चित तौर पर हर क्षेत्र पर काम होगा। चलिए अमूल्य जी, ये मेरा अपना मानना है। जी जी, अमूल्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। आपने दोनों प्रतिक्रियाएं सुन ली, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, मतलब आप सत्ता में साथ दे रहे हैं।
जिस तरीके से आदिवासियों की बात अभी उठती है, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जिस तरीके से रिजर्व सीटों पर भी खूब बातचीत हुई और अब ये भी बीजेपी पर आरोप लगा कि लोकसभा पे जो एसटी सीटों पर इनकी हार हुई उसकी बौखलाहट इनकी देखने को अभी मिल रही है। लेकिन कांग्रेस इन सबके बीच अपने आप को कहां स्टैंड कर पा रही है? किस तरीके से आदिवासियों की बात पर जो विधानसभा चुनाव में आगे लड़ने की बात हो रही है, रणनीति वहां पर कैसी बनती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, आज हूल दिवस है। मैं हूल दिवस के अवसर पर सबको हूल जोहार करता हूं और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबूलाल मरांडी जी वर्तमान समय में जिस तरह की बयानबाजी फिर आदिवासियों को लेकर कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबूलाल मरांडी जी अपनी प्रासंगिकता आदिवासियों के बीच में खो चुके हैं। उनकी बातों को इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदिवासी भी उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। रही बात आदिवासियों की आबादी घटने की, तो यह समानुपातिक रूप से आदिवासियों की आबादी घटी है। आदिवासियों की आबादी जरूर बढ़ी है, लेकिन आज़ादी के बाद औद्योगिकरण के प्रभाव में जब शहरीकरण हुआ तो आबादियां शहर में बढ़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ही मुख्य रूप से आदिवासियों की आज भी संख्या ज़्यादा है, लेकिन अनुपातिक रूप से अगर हम पूरे झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहेंगे कि आदिवासियों की आबादी अनुपातिक रूप से कम हुई है। ये जरूर चिंता की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं कि आदिवासी जब विस्थापन पलायन की बात को लेकर लगातार कई दशकों से अपना आंदोलन करते रहे, तो कांग्रेस पार्टी ने उन बातों को ध्यान में रखते हुए 2013 में लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 लागू किया। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो उस कानून को बदली है। केंद्र में बदलने का प्रयास किया, वहां जब वे असफल रहे तो राज्य में उन्होंने बदलने का, रघुवर दास की सरकार में उन्होंने प्रयास किया। आज आप चूंकि जंगल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी बसती है, हम लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कानून दिया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी आदिवासी हों या अन्य वासी हैं, उनको हम लोगों ने भूमि पट्टा अधिकार देने का काम किया। लेकिन उस कानून को भी भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में बदलने का काम किया। तो कहने का मतलब, जब आप इतना क्लीन पैसेज आप देंगे, औद्योगिकरण का प्रभाव होगा, बाहरी आबादियां आएंगी, तो निश्चित रूप से आबादी आदिवासियों की घटेगी। क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी प्रोपोर्शन में बाहर की आबादी यहाँ आके बस रही है, उस अनुपात में हमारी आबादी घट रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस आदिवासियों की घटती आबादी को मुस्लिमों के आबादी से जोड़ के देखना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। जितने भी अन्य वासी हैं या बाहर से जो आबादियां आके यहाँ बस रही हैं, आनुपातिक रूप से आदिवासियों की संख्या घट रही है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई आदिवासी कब से मांग कर रहे हैं, क्योंकि जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म का कॉलन का कोई जिक्र नहीं हुआ। आज आदिवासी मांग रहे हैं कि भाई हमको भी अलग धर्म का कॉलन दिया जाए, हमको अन्य में गिनती कर दिया जाता है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, राज्य सरकार ने इसको विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो रहा है। इस पर अब तक नहीं हो पाया, इस पर बीजेपी खामोश है। तो हमारी चिंता इसी बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर केवल हिंदू मुसलमान, आदिवासी मुसलमान से जोड़ के इस सारा चीज को, चूंकि भारतीय जनता आज संथाल हूल दिवस हम मनाए हैं, तो आदिवासियों का हमेशा से जो सामंती व्यवस्था है, जो महाजनी व्यवस्था है, आदिवासी अपने दुश्मनों को पहचानते हैं। जो भी उनके अस्तित्व को, उनके पहचान को, उनकी हिस्सेदारी को छेड़छाड़ करता है, उनके तो आपको क्या लगता है अभी झारखंड की मौजूदा स्थिति में कौन उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है? बिल्कुल, ये 2019 का जो हूल दिवस है, मैं जोड़ के बताना चाहूंगा कि जो हूल दिवस आज भी यहाँ प्रासंगिकता देखी जा सकती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने हूल किया, क्योंकि लोकतंत्र अब यहाँ स्थापित हो चुकी है। लोकतंत्र है, हम तीर धनुष लेके लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जनता हम ही वोट देकर सरकार बनाते हैं। तो 2019 में आदिवासियों ने हूल किया और 2019 के चुनाव में बीजेपी का पूरी तरीके से आदिवासियों ने सफाया कर दिया। 28 में से 26 आदिवासी सीट है ना गठबंधन की सरकार को मिली। इस लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों ने हूल किया और पूरे आदिवासी सीट में बीजेपी को कहीं जगह नहीं मिली। तो ये आप इस बात से जोड़ के देख सकते हैं कि आदिवासी अपने दुश्मनों को पहचानते हैं कि कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है। इसलिए बाबूलाल मरांडी के इस बयान से हम तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। आदिवासी अपनी राजनीतिक लाइन ले लेंगे। चलिए, आपके सवाल का जवाब प्रतुल शाहदेव जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा जी हैं, उनका एक बार सवाल ले लेते हैं। प्रेम शाही जी, अब जब झारखंड की बात होती थी तो जल जंगल जमीन की बात होती थी, लेकिन अब देखिए लोकसभा चुनाव बीता, उस वक्त भी हिंदू मुसलमान, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इस वक्त भी आदिवासी महज एक वोट बैंक, इसी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, आज हूल दिवस है और
आज ही के दिन में जो है अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ हमारे योद्धा पूर्वज सिद्धू कानू चांद भैरव बहन फूलो जानो ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना जो है अंग्रेजों माटी छोड़ो का नारा दिया था। और आज के विषय पर संदर्भ अपने बहुत अच्छी बात को रखा है कि आदिवासियों की जनसंख्या कैसे घट रही है। देखिए, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट बैंक के लिए काम करेगी, कांग्रेस पार्टी भी उसको ही काम करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, जब राज्य के संदर्भ में बात करेंगे 23 वर्ष हो गए, लेकिन आदिवासी दर्शन पे कोई काम नहीं किया है। ना बीजेपी वाले लोग किए हैं, ना कांग्रेस के गठबंधन लोग किए हैं। ये मुसलमान की संख्या घट रही है। देखिए, इसके व्यापक नीतिगत फैसले लेना चाहिए इन लोगों को। कभी आज तक इस दर्शन पर जो नीतिगत फैसले लेना चाहिए, क्योंकि आज भी डेट में देखेंगे कि आदिवासी लोग पलायन कर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आप स्थानीय नियोजन नीति नहीं किए, रोजगार के अभाव में लोग जमीन बेच रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। तो देखिए, पूरे देश के संदर्भ में आप कहेंगे तो हम लोग जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 8% थे, 10 करोड़ से ऊपर है, जबकि हम लोग 20 करोड़ होना चाहिए। लेकिन ये विषय पर मैं कहना चाहता हूं, हम लोग की धर्म कोड की हम लोग जो बात कर रहे हैं कि धर्म कोड मिलने का मेरा यही कहना है कि हमारा जनसंख्या कितना है देश में, धर्म कोड का मांगना यही हमारा संदर्भ है। क्योंकि आपसे मेरा ये सवाल भी था प्रेम शाही जी, क्योंकि देखिए सन्ना धर्म कोड को लेकर खूब हमने देखा, बता रहा हूँ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन आपकी मांगे नहीं सुनी। नहीं, जनसंख्या जब बढ़ती है, जनसंख्या जब हमारा आंकड़ा पता चलता है तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा उसका ही हो जाता है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र ने ट्राइबल सब प्लान की पैसा को भी कम किया। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के राज्य पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए देश में कि आदिवासी संख्या क्यों घट रहा है। जब कालखंड में जाएंगे तो पूरे लोग जानते हैं कि देश का मूलवासी आदिवासी। अच्छा प्रेम शाही जी, आपको क्या मुख्य कारण लगता है, क्या कारण होगा झारखंड में? हमारा मुख्य कारण झारखंड के संदर्भ में है, सभी राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं, आदिवासी पर राजनीति करना चाहती है, आदिवासी पर कभी नीतिगत फैसले नहीं लेती है। मैं कहना चाहता हूं, आज डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, आप रांची को देख लीजिए, बाहर से लोग जो है, आप स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाने के कारण बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं और गैरकानूनी ढंग से जमीन हड़प करके यहाँ बस रहे हैं और सभी पार्टी के लोग इसमें खरीद रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, जमीन लूट और रोजगार का जो है सृजन नहीं करना और नीतिगत फैसले ग्रामीण स्तर पर नीतिगत फैसले नहीं लेना और बहुत सारी चीजों को ये सरकार सबसे बड़ा दोषी है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना, कई सारी योजनाएं आपके लोगों के लिए है, क्या योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर क्या कारण होगा, क्या मुख्य कारण आप बता पाएंगे? देखिए, मुख्य कारण ये है कि आदिवासियों को आदिवासी रहने दें, संस्कृति सभ्यता से जिस प्रकार रह रहे हैं उनकी संस्कृति को छेड़छाड़ न करें उनकी। क्योंकि देखिए, जब हम पर्यावरण को बचाते हैं उसके आधार पर सरहुल कर्मा मनाते हैं और बहुत तरीके से पर्यावरण को हम लोग बचाते हैं, लेकिन आप पॉलिसी क्या लाते हैं? पॉलिसी लाते हैं क्या? ग्राम सभा की शक्ति को जो है आप वायलेशन करते हैं, उसको संशोधन करते हैं, जंगल वन कानून को संशोधन करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही कर रही है, अन्य पार्टी भी इस पर, आप रायपुर में देखेंगे, जब इससे पहले आज बीजेपी की पार्टी हो सकती है, कांग्रेस की पार्टी ने भी वहां पर ग्राम सभा की शक्ति को हटाने का प्रयास किया था ताकि वहां पर डेवलप हो। तो ये मैं कहना चाहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों को कि आदिवासी दर्शन को बचाइए, तभी देश बचेगा। और आदिवासी आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि देश में सबसे बड़ा यदि जमीन है तो आदिवासियों के पास है। लेकिन आज दोष देते हैं, वोट आ रहा है, 3 महीने के बाद वोट है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, इसमें से सभी दोषी हैं। इसलिए इस पर नीतिगत फैसले करने की आवश्यकता है और आदिवासी को बचाने की आवश्यकता है, तभी देश बचेगा और पर्यावरण बचेगा। बिल्कुल। प्रफुल्ल शाहदेव जी, आपने तमाम बयान भी सुने, कुछ आरोप भी आपने सुने कांग्रेस की तरफ से। साफ तौर पर कहा गया कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी के पास एक ही मुद्दा, या तो होते हैं हिंदू मुसलमान कर लो, या फिर अब सीट बंटवारों पर जिस तरीके से आपको लोकसभा चुनाव के दौरान एसटी रिजर्व सीटों पर हार मिली, यही बौखलाहट अभी देखने को मिल रही है आपके भीतर। सुष्मिता, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस डिस्कशन को आपने जो रखा था वो बाबूलाल मरांडी जी ने जो आंकड़े दिए थे उस पर था। सारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता और जेएमएम के विद्वान प्रवक्ता ने तमाम तरह की बातें की, सारे अधिकार कानून की बात कर दी, लेकिन ये आबादी जो घटी है उस पर टिप्पणी करने से वो कतराते रहे। आज भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक का डर उनको है। मैं अभी भी जानना चाहूंगा दोनों विद्वान प्रवक्ताओं से कि 1951 और 2011 के बीच आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट जाती है और अन्य की सिर्फ 4% बढ़ती है, लेकिन मुसलमानों की 13% बढ़ती है, 3 गुना अन्य की तुलना में। तो इस पे आप खामोश क्यों साहब?
13% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, कोई छोटी मोटी नहीं। और उनको आपके मैंने स्पेशल ब्रांच का चिट्ठी दिखा दिया कि किस तरीके से स्पेशल ब्रांच ने एडमिट किया है कि साहब वो मदरसों में लाकर बसाया जाता है। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, चाहे एक चीज आपको और याद दिलाना चाहूंगा, किस तरह का जिहाद चल रहा है संथाल परगना के क्षेत्र में। लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, वोट जिहाद चल रहा है, पॉलिटिकल जिहाद चल रहा है। लव जिहाद तो हम सब जानते हैं किस तरीके से जो आदिवासी बेटियां, हिंदू बेटियों को मुस्लिम के कुछ युवाओं के द्वारा टारगेट करके शादी किया जाता है। वो लैंड जिहाद भी हम जानते हैं, इन आदिवासी भोली वाली बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ये शादी करता है। और अब्दुल को तो 4 शादियां करने का परमिशन है ना साहब, ये दूसरी तीसरी वाइफ बना लेता है बेचारी भोली वाली आदिवासियों को और जमीन पर कब्जा करता है। और पॉलिटिकल जिहाद कहते हैं कि इन्हीं बेटियों को चुनाव में खड़ा करके उनको पंचायत का चुनाव जितवाता है, मुखिया बनाता है, जिला परिषद का सदस्य बनाता है। तो पॉलिटिकल जिहाद भी यहां चल रहा है। और आप कैसे भूल सकती है रुबिका पहाड़िन को, जिनको उस जो मुस्लिम ने फंसाकर उनके 32 टुकड़े किए थे। बेटी अंकिता को कैसे भूल सकती हैं, सलमान ने जिसको पेट्रोल से छिड़ककर जिंदा जला दिया था। आप कैसे भूल सकती हैं उस तनवीर नाम के उस राक्षस को, जिसने एक हिंदू मॉडल को अपने प्रेम जाल में फंसाया था, अपने आप को सोनू बताकर। सोनू सनी तो बड़े इनके प्रचलित नाम है। अभी मैं सरना धर्मकोट की चर्चा सुन रहा था। मैं पहले बाबा कार्तिक उरांव बड़े श्रद्धेय नेता है कांग्रेस के, उनको जब भी याद करता है आदमी नमन करता है। उनके जो विचार है आज भी प्रासंगिक है। 1967 में सुष्मिता, मैं वो पीछे इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि वो बड़ा प्रासंगिक विषय था। वो प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए थे कांग्रेस पार्टी के एमपी रहने के बावजूद कि जिन लोगों ने अपना धर्म चेंज कर लिया है उनको आरक्षण की सुविधा से वंचित किया जाए। ये पूरा सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया था तत्कालीन सरकार ने। 1970 में जब ये वोटिंग के लिए आया तो इंदिरा गांधी जी के लाख प्रेशर के बाद भी इस पे बाबा कार्तिक उरांव इसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। तब कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड व्हिप जारी किया था कि जो हजारों वर्षों से आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक जो परंपरा की रक्षा की है साहब, उनके हक के लिए जो बिल लाए थे बाबा, उनको उसके खिलाफ व्हिप जारी किया था। अंत में इसको विड्रॉ करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सरना धर्म कोड की बात अक्सर होती है साहब। सरना धर्म की बोर्ड तो आप कोड की बात करते हैं, पर 11 फरवरी 2014 अगर आप इसे जूम करें, बड़ा ये इंपॉर्टेंट लेटर है। 11 फरवरी 2014 का ये पत्र है और ये पत्र है वी किशोर चंद्र देव का, जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड पंचायती राज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उस समय कांग्रेस का शासनकाल था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़कर सुनाता हूं कि मोर देन 100 ट्राइबल रिलीजन्स एज वेल एज डिफरेंट सेक्ट्स आर देयर। उन्होंने एग्जाम्पल दिया सरना, झारखंड, सनमाही, मणिपुर, डोनोपोलो, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा, और संथाल, मुंडा, उरांव, गोंड, केसरी, भील, अदर सेक्ट्स आर देयर। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू गिव अ कोड as demanded by Sudarshan Bhagat for the Sarna, as this will lead to similar demands from hundreds of other religions and thus it has to be registered। यानी कांग्रेस ने ऑफिशियली पत्र लिखकर उसके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था कि ये देना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे सैकड़ों डिमांड पूरे कंट्री में आ जाएंगे। तो सरना धर्म कोड के लिए घड़ियाली आंसू जो दल आज बाहर, लेकिन आरोप आप पर भी लगे। आदिवासी नेता हमारे साथ प्रेमशाही मुंडा जी हैं, आपने उनका सवाल सुना ना। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार हो या फिर INDIA की सरकार हो, छल आदिवासियों के साथ हुआ है। 23 साल 24 साल हो गए झारखंड को अलग हुए हुए, लेकिन अब भी उनकी आदिवासियत की जो अस्तित्व की बात अब हो रही है, अब तक उन्हें नहीं मिल पाया। इसके सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी मैं कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को सुन रहा था। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा समय शासन किया। अब मैं आंकड़ों के साथ आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। 12 साल इन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। वो राष्ट्रपति शासनकाल का 643 दिन हो। 3 बार शिबू सोरेन जी अलग अलग कालखंडों में मुख्यमंत्री रहे, 146, 164, और एक बार 13 दिनों के लिए हेमंत सोरेन खुद उप मुख्यमंत्री रहे थे। 2 वर्षों से ज्यादा समय के लिए हेमंत सोरेन एक बार मुख्यमंत्री भी रहे 17 महीने के लिए, 2012 से 14 के बीच में। अभी ये सरकार 4 साल 7 महीने से है। तो कुल अगर आप टोटल जोड़ ले तो 12 वर्षों तक तो ये भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासनकाल में रहे। और इनके समय तो राष्ट्रपति शासन में गवर्नर का जो हाउस हुआ करता था वो कांग्रेस का एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था। हमारा मानना है कि आदिवासी और मूलवासियों, झारखंड देखिए सिर्फ ये विकास की लड़ाई नहीं थी, वो यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को सत्ता देने की भी लड़ाई थी साहब। हजारों वर्ष से यहाँ के आदिवासी रह रहे हैं, उनके साथ यहाँ मूलवासी भी रह रहे हैं लंबे समय से। दोनों में आपसी भाईचारा है, एक साथ पर्व मनाते हैं। कर्मा की बात करें तो हमारे घर की भी महिलाएं मनाती हैं आदिवासियों के साथ, तो ये एक सुखद माहौल था। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासी जमीन पर बड़े पैमाने पर
कब्जा करने की कोशिश की गई। लेकिन आएंगे ये सरकार बताए, रियलिटी चेक करके श्वेत पत्र जारी करके 4 साल 7 महीनों में इन्होंने कितने आदिवासियों का एसएआर कोड के थ्रू जमीन वापस किया। एसएआर कोड को समाप्त करने की बात हुई तो कितने आदिवासियों का जमीन वापस किया, ये सिर्फ कहते हैं। और इस सरकार के ऊपर तो आदिवासियों के जमीन कब्जे करने का आरोप लगा। जी चलिए प्रतुल शाहदेव जी, आरोप आपने लगाए हैं, इस सवाल का भी जवाब ले लेंगे। जेएमएम से हमारे साथ मोहन कर्मकार जी जुड़े हुए हैं, इनसे जवाब लेंगे। लेकिन आदिवासियों के अस्तित्व की बात हो रही है, जिस तरीके से आदिवासी नेता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी और भी कई सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच आदिवासियत की बात कहां गुम होती हुई। इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। जेएमएम से हमारे साथ मोहन कर्मकार जी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। मोहन कर्मकार जी, अगर सीधे भाषा में अगर बोला जाए तो बीजेपी ने आरोप लगाए झारखंड में लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, पॉलिटिकल जिहाद चल रहा है, ये तीनों आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है जो भाजपा में आज आदिवासी लीडर है अपने आप को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। लोकसभा का रिजल्ट को देखने के बाद सही में वहां पर आज आदिवासी नेता आज असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपका लोकसभा सीट थे, जो आदिवासी रिजर्व सीट थे, वहां पर आज इंडिया गठबंधन का कब्जा एक प्रकार से हो चुका है। एक भी सीट ये लोग ले नहीं पाए हैं। ये अपने आप को आदिवासी का हितैषी मानने वाले लोगों को आज यहाँ के इस राज्य के जनता ने, जो खास करके यहाँ के आदिवासियों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर में ये लोग जितने भी आदिवासी लीडर है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो चाहे और कोई हो, ये लोग अपने आप वहाँ पर स्थापित करने के लिए आज इस सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। ये लोग, बाबूलाल मरांडी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, और सबसे ज्यादा शासन एक प्रकार से राज्य के भीतर में इन लोगों ने चलाया। कभी भी ये लोग आदिवासी हित के बात नहीं किए, तो कह रही है आपके और पास कभी भी आदिवासी को ध्यान में रखते हुए उनका काम नहीं किया। हम जो आपको बात बता रहे हैं, सबसे ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के भीतर शासन किया है। इसको राज्य की जनता ने भी देख लिया है कौन ज्यादा शासन चलाया, और इसके इतने सारे मुखिया रहते हुए भी इस राज्य के आदिवासी का विकास नहीं कर पाया। दूसरी बात है कि ये जो 10 वर्ष आपका केंद्र में सरकार चलाया इन लोगों ने, आप देखे होंगे भूमि अधिग्रहण बिल जो लाया है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हुआ है देश के भीतर में तो आदिवासी हुआ है। इसलिए भूमि अधिग्रहण बिल का भी हम लोग झारखंड में हम लोग विरोध किए थे इसको, क्योंकि इसमें हमारे जो ग्रामीण सुदूर एरिया में जो खास करके आदिवासी है, यहाँ के मूलवासी है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और ये केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो देश के भीतर है या देश के बाहर है, वैसे उद्योगपति को यहाँ पर स्थापित करने के लिए यहाँ पर ये भूमि अधिग्रहण बिल में एक प्रकार से संशोधन करने का काम किया है। हमारे पूर्व वक्ता जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने भी ये बात को बताया, ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से जहां पर आप देखिएगा भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण होता है, वहां पर सबसे ज्यादा आपका विस्थापित अगर होता है तो ग्रामीण लोग होते हैं, वहां के आदिवासी होते हैं, वहां के मूलवासी होते हैं। और क्योंकि वो जब वहां पर उद्योग स्थापित होता है, उद्योग लगता है, तो निश्चित तौर पर देश के और भी राज्य के लोग भी वहां पर आकर के सब अपना स्थापित होते हैं, लोग वहां पर रहते हैं। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर आंकड़ा अगर देखा जाए तो उनकी आंकड़ा बढ़ेगी, हमारी आंकड़ा घटती है। तो कई बिंदु पर है, कई जगह पर है जिस चीज को ये देखने की जरूरत है कि राज्य के भीतर में इस तरह की मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, इस पर आपत्ति है? ना, हम आपको क्या बोले, सबसे ज्यादा जमीन यहाँ के आदिवासी की है। इस राज्य के भीतर आदिवासी की जमीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद मूलवासी आती है। तो अगर भूमि अधिग्रहण होता है किसी भी उद्योग के लिए हो, चाहे कोई भी चीज के लिए हो, तो सबसे ज्यादा विस्थापित कौन होंगे? टॉपिक पे नहीं, उसकी पुनर्वास की व्यवस्था भी सोचनी चाहिए। और उसके तो ये इसका हम लोग विरोध किए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध किया, इसका विरोध किया है। जनसंख्या उसी में आ रही है, जनसंख्या तो उसी में आ रही है। आप गांव का गांव उजाड़ दे रहे हैं, तो अब वहां पर तो लोग रहेंगे तब तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीजों को 10 साल में केंद्र सरकार क्यों नहीं देखे? और 3 मुख्यमंत्री इस राज्य में थे इनके भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्यों नहीं देखा? इस विषय पर क्यों नहीं चर्चा किए? क्यों नहीं इस विषय पर उन्होंने काम करना शुरू किया? आज जब लोकसभा में जब ये हार हुई इनकी, तो ये छटपटाहट है। आज ये हिंदू मुस्लिम, आदिवासी नन आदिवासी, और जो आदिवासी की जेन्युइन मुद्दा है उस पर ये काम नहीं कर रहे हैं, उस पर इनको काम करना चाहिए।
ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं केवल माने लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन सरजमीन पर कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ये तो इसकी एजेंडा है और लोग इसको जान चुके हैं। अब हिंदू मुस्लिम के ये में लोग पढ़ने वाले नहीं है, आदिवासी नन आदिवासी के बीच में लोग जाने वाले नहीं है। बीजेपी को लोग जान गए हैं कि ये काम करने वाले ये पार्टी नहीं है, काम करने वाले इनके लोग नहीं है। ये लोग इसी तरह से लोगों को आपस में लड़ा करके जो सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जिस ढंग से लोग एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं, इस राज्य में किस तरह से ये लोग आपस में लोगों को लड़ाने का काम, आपस में लोगों को फोड़ने का जो काम कर रहा है, इसको लोग जान चुके हैं। ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, ये शिक्षा की बात नहीं करते हैं, ये उन पर ये बात नहीं करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम ये फलाना यही बात करेंगे। उस मुद्दे पर आप नहीं बोल रहे हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, इस पर क्या कहेंगे? अगर ये आरोप आप पर लग रहे हैं, हमने तो मैडम मेरी बात सुनिए, हम तो टोटल मुद्दे पर बोल रहे हैं। जो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ग्रामीण, आपको उसका भूमि अधिग्रहण हो रहा है, तो इससे तो हमारे लोग ही विस्थापित हो रहे हैं, हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, तो हमारी संख्या तो निश्चित तौर पर घटेगी। दूसरी बात, जब इनकी सरकार थी तो इन विषय पर इन्होंने काम शुरू क्यों नहीं किया? इन विषय पर इनको काम करना चाहिए, किसी ने रोका नहीं था, लेकिन इस विषय पर इन्होंने कभी काम नहीं किया, कभी ये बात को इन्होंने नहीं लाया। और अब जब हमारी सरकार जब इन पर काम करना शुरू किया है, यहाँ के आदिवासियों को उसका हक दिलाने का काम किया है, यहाँ के मूलवासियों को या राज्य की जनता को वहां उसका अधिकार देने की जब बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं एन केन प्रकारेण हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी थे, उसको किस तरह से मनगढ़ंत केस में उसको डाल करके जेल में डालने का काम किया। जो कोर्ट पर ये इसका जो सबूत वहां पर इन्होंने दिए थे, वो सबूत भी वहां पर काम नहीं हुआ और वहां से हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को बेल मिला। तो ये तो हमको समय समय पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमको काम करने भी ये लोग नहीं दे रहे आपने परेशान किया, तो ये सारी आपने जेल भिजवाया। इस पर आपके पास लौटेंगे प्रतुल शाहदेव जी, लेकिन इससे पहले खलको जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि उनका ये मुद्दा है, ये सवाल है कि मुसलमानों की संख्या फिर कैसे बढ़ रही है? देखिए, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के ऊपर अपनी पॉलिटिकल समझ को थोपना चाहती है। तो अब फिर से ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है और आदिवासियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये बात तो 2019 या उससे पहले से भी भारतीय जनता पार्टी ये बात उठाती रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी की बात, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। आज की कोई नया बयान नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी कहते रही है। तो भाई आदिवासी इसे कहां स्वीकार कर रहे हैं? तो कुछ एक अगर छिटपुट कुछ घटनाएं हैं मुसलमानों के खिलाफ, उसको लेकर आप एक पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करके एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे राजनीतिक कारण से, तो इसे मैं इतना ही समझता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता तो आदिवासी इस एजेंडा को अपने हाथों हाथ लेते, लेकिन ऐसा कुछ राजनीति में ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस कारण से बीजेपी का छटपटाहट है, फिर से एक असफल प्रयास उन्होंने शुरू किया है, जिसे हम मानते हैं कि इसका कोई राजनीति में जगह नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी का सवाल है। बीजेपी अपने शासनकाल में उनका सारा नकाब उतर चुका है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अभी ये बात कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि भाई आदिवासियों की आबादी घट रही है, तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि आज आदिवासियों के लिए खुद घटाने का एजेंडा इनके पास है कि जितने भी संविधान ये प्रावधान दिया हुआ है कि भाई धर्म से ऊपर उठकर आदिवासी जितने भी लोग हैं वो धर्म से ऊपर उठकर अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को भी उस लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन ये डिलिस्टिंग की बात करते हैं। अगर कोई दूसरे धर्म को मान रहा है, कोई ये धर्म को मान रहा है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, तो उन धर्मों के मानने वाले लोगों को ये लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं। तो अगर इनका एजेंडा को हम मान ले तब तो ये खुद आदिवासी और घट जाएंगे। तो इस पर इनका रुख साफ होना चाहिए कि भाई आदिवासियों की आबादी जो घटनी चिंता है ये मुसलमानों के संदर्भ में केवल क्यों। तो इसलिए इस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये राजनीतिक एजेंडा है, चुनाव से पहले फिर से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है और मुस्लिमों को एक
दुश्मन के तौर पर, है ना, ये फिर से खड़ा करने का प्रेमशाही मुंडा प्रयास जी, मात्र है। आदिवासी एक बस एजेंडा बन के रह गया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियत की खूब बात हो रही थी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि राष्ट्रपति पहली बार अगर आदिवासी बनी है, द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने उदाहरण दिया था, उस वक्त भी आदिवासियत की खूब बात। अब विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक और अब ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों को आदिवासियों की चिंता अचानक से जग रही है इसके भीतर। देखिए, जो बातें प्रतुल साहदेव जी ने कहा कि लव जहाद, पॉलिटिकल जहाद, देखिए कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे बहनों को रखते हैं और क्या बोलते हैं, मुखिया बना करके उसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ हिंदू भी करते हैं। देखिए बात को मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पार्टी दोनों तरफ से हो रहा है। देखिए क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, संगठन चलाता हूँ, लेकिन जब इस पर रिसर्च पे आएंगे तो मुसलमान भी हमारे आदिवासी समाज को शोषण दमन करता है, हिंदू भी करता है, पॉलिटिकल दमन करता है, जमीन को छीनता है। मैं बता दिलाना चाहता हूँ, हाल में सत्यारी टोली में जो जमीन के मामले पर हम लोग गए तो देखते थे कि हिंदू मुसलमान राजनीति करते थे अलग अलग, लेकिन देखे कि हमारी जमीन को छीनने के लिए हिंदू भी आया, मुसलमान भी आया, आदिवासी कहाँ गए। मैं स्वतंत्र रूप से कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को बचाने के लिए नीतिगत फैसले करना होगा। धर्म कोड की जहां तक बात है, केंद्र को भी बहस करना होगा और राज्य का जो भी पार्टियां हैं, देखिए ये भी चलेंगे, कल वो जीतेंगे, लेकिन इस पर भी नीतिगत फैसले करके आदिवासी क्यों जो समाप्त हो रहा है, क्यों उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्यों वो कुपोषण से मर रहे हैं, कोई दारू पी के मर रहे हैं, कोई शराब पी के मर रहे हैं, सभी दर्शन को सामाजिक दृष्टिकोण से एक समाज सुधारक के रूप में इसको नीतिगत फैसले करके बचाना होगा। उनके ऊपर थोपिए, इनके थोपिए, ऐसे आदिवासियों का समाधान नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश में और राज्य में जमीन का मसला राजनीति में की पॉइंट है। और हमें लगता है कि जो पार्टियां हैं के केंद्र के, हमें लगता है कि आदिवासियों को समाप्त करने की पॉलिसी बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस इसमें दोनों सहमत है। इस पर बहस करिए और समाधान करिए आदिवासियों को जीवित रखने के लिए, क्योंकि आदिवासी है तो दुनिया है, क्योंकि पूरे पर्यावरण को बचाता है। आप कहीं भी देख लीजिए, आज यदि गांव में पर्यावरण की पूजा करते हैं उसको पैकेज नहीं मिलती है, लेकिन आप देखते हैं अमेरिका में डिस्कस करता है पर्यावरण बचाने के लिए। तो इसलिए देखिए, इस सब को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप आदिवासी को बचाना चाहिए तो आप नीतिगत फैसले करना होगा और जमीन को बचाइए, जल जंगल जमीन को बचाइए। लेकिन बहुत सारा पार्टी जल जंगल जमीन की पार्टी की बोलते हैं, लेकिन वो नीतिगत फैसले नहीं करते हैं। पेशा कानून का अभी भी देखिए, आदिवासी सरकार है, पेशा कानून का नियमावली बनाया लेकिन जमीन पर नहीं उतारा, वैसे बीजेपी भी वैसे करते हैं। इसलिए मैं दोनों को कहना चाहता हूं, जो हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, लेकिन आपको आदिवासी बचाने के लिए नीति बनाना होगा, कड़ा नीति बनाना होगा, ताकि आदिवासी बचे और देश दुनिया डेवलप हो। प्रतुल साहदेव जी, 2-3 आरोप है। सबसे पहले तो आपने सुना इन्हें, प्रेमशाही मुंडा जी को, उन्होंने कहा कि केंद्र एक प्लान बना रही है जिस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इन्हें कि झारखंड में आदिवासियों के अस्तित्व खतरे में है। दूसरी चीज, जो आरोप इन्होंने भी लगाए कि आदिवासी नेता को परेशान करने की कोशिश, षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, 5 साल में मुश्किल से इन्हें काम करने का कुछ महीना मौका मिला और उसमें भी बीजेपी ने परेशान किया। देखिए, सबसे पहले तो एक गलत नैरेटिव जो बनाया जाता है सुष्मिता, मैं 30 सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूं। इनके 12 साल से ज्यादा समय ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में रहे। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक शिबू सोरेन जी 10 दिन तक मुख्यमंत्री थे। 19/9/2006 से 27/8/2008 तक मधु कोड़ा जी 1 साल 346 दिन तक मुख्यमंत्री थे, जिनको कांग्रेस और जेएमएम सपोर्ट किया करती थी बाहर से। किसका शासन था किसी से छिपा नहीं था। शिबू सोरेन जी फिर 27/8/2008 से 19/1/2009 तक 145 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। फिर शिबू सोरेन जी 30/12/2009 से 1/6/2010 तक 153 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन जी 13/7/2013 से 28/12/2014 तक 1 साल 168 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन जी 29 दिसंबर 2019 से जनवरी 2024 तक मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी करीब 5 महीने से मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री भी रहे थे 2 साल 129 दिन और राष्ट्रपति शासन 623 दिन का था जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। और किस तरीके का राष्ट्रपति भवन से खेल होता था ये किसी से छिपा नहीं था। तो ये 12 साल का मैंने आपको रियलिटी चेक करा दिया कि कांग्रेस और जेएमएम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रही। अब मैं इनके बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हेमंत सोरेन जी को फंसा दिया गया। देखिए, ये पंजाब हाईकोर्ट का जजमेंट है कि जो बेल के समय अदालत जो भी टिप्पणियां करती हैं उसको केस के मेरिट से जोड़कर नहीं देखा जाता और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। गगनदीप सिंह जस्टिस का ये जजमेंट है। तो बेल के समय जो टिप्पणियां थी उसको आप इस टोटलिटी में नहीं जोड़ सकती। और मैं आपका ध्यान एक चीज के लिए और
दिखाना चाहूंगा, ये सिंगल बेंच का इनके बेल के समय, बेल का लिमिटेड पर्पस था साहब, उसके लिए इनका ऑब्जर्वेशन था। जबकि हेमंत सोरेन जी का WPCR नंबर 68/2024 जिसका फैसला 3 मई 2024 को आया था, जिसमें उनके अरेस्ट को चुनौती दी गई थी, वो डबल जज का बेंच था। ये सिंगल जज का बेंच था और डबल जज का बेंच था, जिसकी अध्यक्षता माननीय कार्यवाहक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार बेंच में थे। उनकी टिप्पणियां थी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो जमीन के मामले हैं उसमें प्रथम दृष्टया सारे मामले सही प्रतीत होते हैं। ईडी की जो कार्रवाई अभी तक वो सही लग रही है। तीसरा उनका कहना था कि 36 लाख रुपए मुख्यमंत्री के घर में जो दिल्ली के आवास में रिकवर हुए, जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि माता पिता के इलाज के लिए उन्होंने पार्टी फंड से लिया था, यह प्रथम दृष्टया असमर्थनीय लगता है। तो एक डबल बेंच की ये सब भी टिप्पणियां थी और एक सिंगल बेंच का बेल के पिटीशन में टिप्पणियां थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बेल के समय की गई टिप्पणियों को केस के मेरिट से नहीं जोड़ा सकता। साहब, हेमंत जी को बेल मिला है, इनको मुबारकबाद हो, लेकिन वो दोषमुक्त नहीं हुए। ये जो नैरेटिव हो रहा, पटाखा अबीर गुलाल हंगामा क्यों है बरपा साहब? दोषमुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ उनको बेल मिली है। और 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए जो आदिवासियों का मुद्दा है वो कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। आप देखें 16% आदिवासियों की जनसंख्या घट जाती है, नहीं रहा प्रत्युष आदेव जी, लेकिन फिर अचानक से आज ये मुद्दा उठ रहा है। ये तो हम हमेशा कहते रहते हैं। आप याद करें सुष्मिता जी, प्रत्युष आदेव जी कर रहे हैं, सुष्मिता जी, ये इशू को हम हमेशा उठाते रहे हैं कि किस तरीके से भोले भाले आदिवासी बेटियों को टारगेट किया जाता है, हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा। और ये मुसलमानों में भी एक बड़ा तबका है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिनका एकमात्र रहता है। अंसारुल बांग्ला एक प्रतिबंधित संगठन है बांग्लादेश का, जिसके बारे में स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट किया था कि उसका काम ही है हिंदू और आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाने का। अब देखिए 1951 तक आदिवासी कॉलम जनगणना के कॉलम में था। नेहरू जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, फुल उस समय चुनाव भी नहीं हुआ था, उन्होंने उस आदिवासी जनगणना से हटा दिया। 2011 में आदिवासियों ने जब जनगणना के कॉलम में आदिवासी नहीं था या कोड नहीं था उनका, तो प्रतिरोध में 50 लाख से ज्यादा आदिवासियों ने आदिवासी लिखा, उसको अनियान में इन्होंने लगा दिया। आदिवासी का फिर भी इन्होंने नहीं किया। तो कांग्रेस को इन मुद्दों पे जवाब देना चाहिए। और हमारा अभी भी कहना है कि देखिए ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप इसको चुनाव से जोड़कर देखते हैं कि साहब हम 5 सीटें ट्राइबल का जीत गए। भाई हम नहीं गिना रहे आपको, हम गिनाने लगे तो हम भी बताएं। सुष्मिता, हम भी गिनाने लगे, सीटों पर जिक्र हुआ है। सुष्मिता, हम भी अगर गिनाने लगे तो ट्राइबल सीटों में एक सीट 22,000 से हमारे थे। सुष्मिता, मुझे सिर्फ आधा मिनट दें, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक सीट तो सिर्फ हम 22,000 वोट से हारे, जो अंतिम राउंड तक बहुत संशय की स्थिति थी, दुमका में किधर जाएगा। और टोटलिटी की बात करें तो 52 सीटों पर हम आगे थे, ये 27 सीटों पर आगे थे, 2 सीट पर जयराम जी की पार्टी आगे थी। तो 52 और 27 आधे ज्यादा सीटों पर, लगभग आधे से कम सीटों पर ये हमसे पिछड़े हुए थे। 27 और 52, आप सोच सकते हैं लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा वार सीटों की बात करें तो हम तो इनसे दुगने सीटों पे जीते हुए थे। तो क्या हमें आदिवासियों का वोट नहीं मिला बाकी सीटों पर? बिल्कुल मिला। हमने कैसे जीता धनबाद साहब, हमने कैसे जीता जमशेदपुर, सबका वोट मिला। हाँ, 5 सीटों पे जो हमारी हार हुई, एक सीट पे बहुत माइनर हार हुई, उस पर जरूर मंथन चल रहा है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि आज का जो डिबेट का मुद्दा था उस पर कोई खुलकर बोल नहीं रहा। मैं खुलकर बोलता हूं। इन्होंने कहा कि बचाने के उपाय करने चाहिए, बिल्कुल बचाने के उपाय करने चाहिए आदिवासियों को, आदिवासी बेटियों को। मैं बस बोलो, आदिवासी बेटियों को अगर टारगेट कोई कर रहा है, मुसलमान और लव जिहाद कर रहा है, तो ऐसे कानून के बारे में परिकल्पना करनी चाहिए कि यह शादी ही ना संभव हो। अब असम का मैं आपको उदाहरण देता हूं कि लैंड में भी इस तरह का उदाहरण। बातों को पूरा करने की पाबंदी, एक एक कर आप सभी का प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्या कुछ उस पर आपके कहने हैं, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है मोहन कर्मकार जी की, अब तक आपने इस मुद्दे पर बात ही नहीं की है। अंतिम समय क्या कुछ कहना चाहेंगे मोहन कर्मकार जी? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं तो इस पर कहना चाहूँगा जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, मैंने न्यायालय के कार्रवाई पर कभी भी किसी तरह का सवाल नहीं किया। ये बात हम भी जानते हैं कि अभी हमरा कोई कि वो केस से रिहाई नहीं हुआ है, ये हमें जमानत मिली है। लेकिन ईडी के कार्रवाई पर हमेशा हमने सवाल खड़ा किया है। जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है ईडी के द्वारा, वो सरासर कहीं से भी हमको ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन को उसमें दोषी साबित नहीं कर सकता है। उस जमीन से कहीं भी हेमंत सोरेन का दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। ना रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसका कहीं नाम है,
ना उसके कोई परिवार के किसी सदस्य का उसके नाम है, ना उस जमीन पर इसका किसी तरह का कोई ये है। आदिवासी मुस्लिम पर लेकिन नहीं ये केवल कुछ गवाह या कुछ इस तरह के लोगों को कह देने से बस उसको ये दोषी बना करके उसको जेल में डाल देना, इस पर हमने सवाल खड़ा किया था। और मान्य न्यायालय जी और दूसरी बातें हैं कि जो बातें यहाँ पर आ रही है कि ठीक है कि हम आदिवासी हित में कैसे काम, तो ये राज को हम जो बनाए हैं, राज के लिए हमारे माननीय गुरुजी हम तमाम लोग संघर्ष क्यों किए, इतने लोगों ने कुर्बानी क्यों दिए कि हमारे आदिवासी के साथ उस समय भी शोषण होता रहा और ये शोषण ना हो बोल के हमने अलग राज का मांग किए थे। हम उस आंदोलनकारी में से है, हमारा इस राज्य के भीतर में इस आंदोलन से लेकर अभी तक 46 साल का हमारा कैरियर है। झारखंड आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, कई लोग हमारे साथ में कुर्बानी दिए हैं, कई लोग हम लोग जेल भी गए हैं, पुलिस का लाठी भी खाए हैं, क्योंकि ये राज को लेने के लिए। और राज के भीतर ये निश्चित तौर पर हमको समय नहीं मिल पाया, क्योंकि इतने वर्षों तक बार बार मैं कह रहा हूं किसी ना किसी रूप में सबसे ज्यादा शासन यहाँ पर भारतीय समय की पाबंदी जनता पार्टी आदिवासी की क्या हाल किया है इसको आप जान रहे हैं, लेकिन इस राज्य को विकसित हम लोग करेंगे। और जहाँ कहीं भी हमारे लोगों को अधिकार की बात हो, उसको सम्मान की बात हो, निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। चलिए जी खलको जी। जी देखिए, फिर मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि देखिए आदिवासियों की जो घटती आबादी, ये निश्चित रूप से मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आदिवासी होने के नाते इस पर हमारी चिंता है। लेकिन ये आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम इतना ही कहना चाहेंगे, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में आदिवासियों को कानूनी संरक्षण देने का काम किया, बावजूद इसके कानून होने के बावजूद भी कानून का उल्लंघन हुआ है। और आदिवासी के जो ग्राम सभा के अधिकार हैं, जो 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को ग्राम सभा के अधिकार दिए, उनको उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। आज भी अगर आप लैंड एक्विजिशन एक्ट में जिस तरह से संशोधन हुआ और उसमें ग्राम सभा को ही ध्वस्त कर दिया गया, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में जो कांग्रेस शासनकाल में जो प्रावधान सुनिश्चित किए गए थे कि भाई भूमि अधिग्रहण तभी होगा जब 70% गांव के लोग उस जमीन को देने के लिए सहमत होंगे, चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए क्यों ना हो। उसी तरह फॉरेस्ट कानून जो अभी संशोधन किया गया, उसमें भी ग्राम सभा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जब ग्राम सभा ही खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से बाहर की आबादी जब गांव में प्रवेश करेगी तो आदिवासियों की सभा और घटेगी। चलिए प्रेम शाही मुंडा जी, आपने ये पूरा डिबेट सुन लिया, आपने तीनों राजनीतिक पार्टियों के बयान सुन लिए, क्या लगता है कि बस एक आदिवासी वोट बैंक बन के रह गया है, बस वोट वसूलने की एक राजनीति हो रही है, या फिर सच में आदिवासियों के लिए इस बार कुछ काम आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा कि आदिवासी एक ऐसा शब्द हो गया कि राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि ये राजकीय बहस नहीं होना चाहिए, ये आदिवासी की संख्या क्यों घट रही है, सभी पार्टियों नेताओं से कहना चाहती हूँ, ये पूरे राष्ट्रीय लेवल का बहस होना चाहिए और नीतिगत फैसले करना चाहिए कि शिक्षा पर क्या करना है आदिवासियों के लिए, आप रोजगार पर क्या करना है, उनकी भाषा संस्कृति पर क्या करना है, उसको कैसे डेवलपमेंट करें, ये सभी चीजों को नीतिगत फैसले करेंगे तभी आदिवासी बचेगा। प्रतुल शाहदेव जी 10 सेकंड आपके लिए विजय। मेरा बस यही कहना है कि आज का डिबेट का मुद्दा था कि 16% आदिवासियों की जनसंख्या घट गई 60 वर्षों में और 13% मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई। इस पे कोई नेता बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। बस मैं फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट आपको बोल रहा हूं, असम मॉडल जमीन के एक्विजिशन पे या जमीन के सेल पर अपनाने की जरूरत है, जहां आदिवासियों की जमीन पर दूसरे धर्म के लोगों की खरीद बिक्री पर रोक है। ये ऐसे कानून लाने चाहिए झारखंड में। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमूल्य नीरज खलको जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जेएमएम से हमारे साथ मोहन कनकार जी थे और आदिवासी नेता हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट पर, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एसटी सीटों पर बातचीत हुई, क्या विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर वापस से बात होगी या फिर सच में आदिवासियों के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां काम करती हुई नजर आएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।